देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके पहले के लेक्चर में हमने ये टॉपिक आरंभ किया था और उसी टॉपिक के अगले कड़ी के रूप में जो दूसरा क्वेश्चन आज हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में भी एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस बाय कर रही है। यहां पे भी कोई एक एसेट बाय नहीं कर रही, ये किसी एक एसेट को बाय करने का क्वेश्चन नहीं है। यहां पर भी एक कंपनी दूसरे कंपनी के पूरे बिजनेस को बाय कर रही है। मतलब एक कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस बाय कर रही है। मतलब वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस के सारे एसेट्स भी टेक ओवर कर रही है और साथ ही उनके लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रही है। तो एक्स लिमिटेड कंपनी जो है ये बायर कंपनी है और वाई लिमिटेड कंपनी जो है इसको हम कहेंगे वेंडर कंपनी, ठीक है। अब यहां आज के इस क्वेश्चन में जो परचेस कंसिडरेशन बायर कंपनी वेंडर कंपनी को पे कर रही है, ठीक है, वो परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से कम है। नेट एसेट वैल्यू क्या चीज होती है, इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बायर कंपनी वेंडर्स कंपनी के बिजनेस को जब बाय करती है तो वेंडर्स कंपनी के जो एसेट्स टेक ओवर कर रही है वो एसेट्स की टोटल वैल्यू में से वेंडर कंपनीज की जितनी लायबिलिटीज टेक ओवर की जाती है वो लायबिलिटीज की वैल्यू माइनस करने के बाद, ठीक है, वेंडर्स कंपनी के जितने एसेट बायर कंपनी बाय कर रही है वो एसेट्स की टोटल वैल्यू में से वेंडर्स कंपनी की जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर रही है बायर कंपनी वो लायबिलिटीज की टोटल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको कहा जाता है नेट एसेट वैल्यू। और परचेस कंसिडरेशन मतलब बायर कंपनी जो वेंडर कंपनी का बिजनेस बाय कर रही है तो उसकी जो कीमत चुकाने वाली है जिसको कहा जाता है परचेस कंसिडरेशन, वो परचेस कंसिडरेशन यदि इस नेट एसेट वैल्यू से अधिक हो तो मैंने इसके पूर्व के लेक्चर में बताया था कि वो जो एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट वैल्यू रहेगा। मतलब नेट एसेट वैल्यू से परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट जितना अधिक होगा, ठीक है, वो एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट वैल्यू उसे कंपनी को गुडविल अकाउंट में डेबिट करना होता है। ऐसा सोचना पड़ता है कि बायर कंपनी वेंडर कंपनी के टेंजिबल एसेट के साथ साथ उनका गुडविल भी बाय कर रही है और वो अमाउंट गुडविल का है। पर यदि इसके विपरीत स्थिति हो, मतलब परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट जो परचेस कंसिडरेशन तय किया गया है, ठीक है, इस डील में वो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट यदि नेट एसेट वैल्यू से कम हो, ठीक है, तो वो जो एक्सेस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ओवर द परचेस कंसिडरेशन होता है, मतलब परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से जितना कम है वो अमाउंट जिसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ओवर द परचेस कंसिडरेशन, उस अमाउंट को बायर कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करती है। उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसके पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि वो जो क्वेश्चन वहां था उस क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से अधिक था, परचेस कंसिडरेशन वाज मोर देन नेट एसेट वैल्यू। तो वहां पे उस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज में हमें बायर कंपनी के बुक्स में गुडविल अकाउंट को डेबिट करना पड़ा था। लेकिन आज का जो ये क्वेश्चन है इसमें परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से कम है और इसलिए यहाँ पे बायर्स कंपनी अपने बुक में, मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उस अमाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेगी, ठीक है।
तो अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट को बायर कंपनी कितने अमाउंट से क्रेडिट करेगी, इसका कैलकुलेशन भी हमें पहले देखना होगा। अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का पूरा क्वेश्चन है क्या। देखिए यहां बताया गया है, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। The purchase consideration of rupees 4,20,000 was payable to Y Limited Company by issue of equity shares of rupees 10 each. और इस क्वेश्चन में अब Y Limited कंपनी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज बताए गए हैं जो एक्स लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है वो कुछ इस तरह से है। फर्नीचर रुपीज 1 लाख, मशीनरी रुपीज 2,50,000, stock rupees 75,000, debtors rupees 1,25,000, creditors rupees 62,500, bills payable rupees 37,500। और आगे कहा गया है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, और केस 1 में ऐसा कहा गया है, शेयर्स आर एट पार, और केस 2 है, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। मतलब यहां एक्स लिमिटेड कंपनी बायर कंपनी है जो वाई लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस बाय कर रही है, और वाई लिमिटेड कंपनी के कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज ले रही है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, वो यहां दी हुई है क्वेश्चन में। और वाई लिमिटेड कंपनी को एक्स लिमिटेड कंपनी 4,20,000 का परचेस कंसिडरेशन पे करेगी, ये पहले से तय है। और ये 4,20,000 का परचेस कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड कंपनी कैश में नहीं देगी, बल्कि 4,20,000 रुपीज के इक्विवेलेंट वैल्यू के इक्विटी शेयर्स एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी को इशू करेंगे। एक्स लिमिटेड कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स 4,20,000 रुपीज के इक्विवेलेंट वैल्यू के वाई लिमिटेड कंपनी को इशू करेंगी, वाई लिमिटेड कंपनी को परचेस कंसिडरेशन के रूप में देगी। मतलब परचेस कंसिडरेशन यहां कैश में नहीं पे किया जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स के द्वारा पे किया जाएगा। और जो शेयर्स एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी को इशू करेगी उनके बारे में ऐसा मानना है, या 2 केसेस दिए हैं क्वेश्चन में, आपको कहा गया है कि 2 अलग अलग केसेस है, 2 अलग अलग केसेस में किस तरह की एंट्री होगी ये बताइए। तो फर्स्ट केस में ऐसा मानना है, ऐसा एज्यूम करना है कि शेयर्स आर एट पार, मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी को परचेस कंसिडरेशन के रूप में जो शेयर्स इशू करेंगी वो शेयर्स एट पार इशू कर रही है, ऐसा समझना है। और दूसरा केस है, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। दूसरे केस में ऐसा मान के एडजस्ट करना है कि एक्स लिमिटेड कंपनी जो इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है अपने वाई लिमिटेड कंपनी को, वो प्रीमियम पे 20% पर शेयर प्रीमियम पे। ठीक है, तो इस तरह का ये आज का क्वेश्चन है। अब मैंने जैसा बताया कि इस क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करना होगा। पहले तो ये देखना होगा कि ये जो बायर कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी, ये अपने अकाउंट्स बुक में कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करेगी, और वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो कितना अमाउंट बायर कंपनी को एक्स लिमिटेड कंपनी को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, इसका कैलकुलेशन भी हम पहले करेंगे। और उसके पश्चात ये जो परचेस कंसिडरेशन 4,20,000 का पे करना है इश्यू ऑफ शेयर्स के माध्यम से, तो इस परचेस कंसिडरेशन के पेमेंट के लिए एक्स लिमिटेड कंपनी को कितने शेयर्स इशू करना होगा वाई लिमिटेड कंपनी के फेवर में। वाई लिमिटेड कंपनी को एक्स लिमिटेड कंपनी अपने कितने शेयर इशू करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इशूड बाय एक्स कंपनी। ठीक है, और पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, वो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड भी हमें कैलकुलेट करना होंगे। तो हम ये सारे कैलकुलेशन पहले जर्नल एंट्री से पहले हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। ठीक है,
अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए उसके लिए पहले वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस का नेट एसेट वैल्यू निकालना होगा, मतलब वेंडर कंपनी के बिजनेस का। और वो कैसा निकालना है, नेट एसेट वैल्यू is equal to total value of assets taken over, assets taken over minus total value of liabilities taken over। एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी के जो एसेट्स टेक ओवर कर रही है उनकी टोटल वैल्यू से वाई लिमिटेड कंपनी की जो लायबिलिटीज टेक ओवर की जा रही है उनकी टोटल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस का नेट एसेट वैल्यू आएगा। अब हम यहां पहले देखेंगे कि वाई लिमिटेड कंपनी के जो एसेट्स टेक ओवर कर रही है एक्स लिमिटेड उनका टोटल वैल्यू कितना होगा, देखिए वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन फॉर, और मैं एक पार्ट में लिखता हूं वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन और दूसरे पार्ट में लिखूंगा वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर क्या है, कौन कौन से एसेट्स लिए जा रहे हैं, देखिए फर्नीचर लिया जा रहा है ₹1 लाख का, ठीक है, फर्नीचर ₹1 लाख, उसके पश्चात मशीनरी 2,50,000 की ली जा रही है, ठीक है, मशीनरी $2,50,000, स्टॉक लिया जा रहा है 75,000 का, ठीक है, और वाई लिमिटेड कंपनी के डेटर्स टेक ओवर किए जा रहे हैं 1,25,000 के। ये चार एसेट्स वाई लिमिटेड कंपनी के टेक ओवर किए जा रहे हैं एक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा, तो अब इनके टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, देखिए इनकी टोटल वैल्यू हो रही है $5,50,000, $5,50,000, और जो लायबिलिटीज टेक ओवर की जा रही है, लायबिलिटीज कौन सी टेक ओवर की जा रही है, लायबिलिटीज एक है क्रेडिटर और दूसरी है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स ₹62,500 के हैं और
37,500 के। तो अब देखिए ये लायबिलिटीज जो टेक ओवर की जाती है इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है। इनकी टोटल वैल्यू हो रही है ₹1,00,000 और जो एसेट्स टेक ओवर किए जा रहे हैं इनकी टोटल वैल्यू है 5,50,000। ठीक है, एसेट्स जो ले जा रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू है 5,50,000, लायबिलिटीज जो ले जा रही है उनकी वैल्यू है ₹1,00,000 टोटल वैल्यू। और नेट एसेट वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो फिर ये नेट एसेट वैल्यू वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की नेट एसेट वैल्यू कितनी होगी, ये 5,50,000 से 1,00,000 को हम माइनस कर देंगे, ये 5,50,000 और ये 1,00,000, तो 4,50,000 ये नेट एसेट वैल्यू है वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की। ठीक है, अब नेट एसेट वैल्यू तो 4,50,000 है, इसको देख लीजिए कैलकुलेशन को। ठीक है, मैंने नेट एसेट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया इसको देख लीजिए। नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब एक्स लिमिटेड कंपनी वाई कंपनी है, वाई लिमिटेड कंपनी के जो एसेट्स टेक ओवर कर रही है एक्स लिमिटेड कंपनी, उनकी वैल्यू इस साइड में कैलकुलेट की है मैंने। फर्नीचर 1,00,000, मशीनरी ₹2,50,000, स्टॉक ₹75,000, डेटर्स ₹1,25,000, जो भी एसेट्स टेक ओवर की जाती है। ठीक है, उनकी टोटल वैल्यू आ रही है 5,50,000। और इस साइड में मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर। लायबिलिटीज कौन से ले रही है एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी के, क्रेडिटर्स 62,500 के ले रही है और बिल्स पेबल 37,500 के। तो इनके लायबिलिटीज जो ली जा रही है उनकी टोटल वैल्यू है 1,00,000। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर 5,50,000, टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर 1,00,000। 5,50,000 से 1,00,000 माइनस करके जो 4,50,000 आ रहा है ये वाई लिमिटेड कंपनी का नेट एसेट वैल्यू है उनके बिजनेस का, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, अब परचेस कंसिडरेशन कितना पे किया जा रहा है एक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा। अब मैंने बताया था कि यदि परचेस कंसिडरेशन इस नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा है तो एक्सेस ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट वैल्यू शुड बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। पर यदि परचेस कंसिडरेशन इस नेट एसेट वैल्यू से कम है then the excess of net asset value over the amount of purchase consideration should be credited to capital reserve account। तो अब इस केस में इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि नेट एसेट वैल्यू परचेस कंसिडरेशन के अमाउंट से ज्यादा है या कम है। तो देखिए अब यहाँ परचेस कंसिडरेशन जो है वो बताया गया है कि 4,20,000 है और जबकि नेट एसेट वैल्यू है 4,50,000। वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस का नेट एसेट वैल्यू 4,50,000 है और एक्स लिमिटेड कंपनी ने ये जो डील तय किया है उनके साथ बिजनेस परचेस करने का, इस डील के अनुसार परचेस कंसिडरेशन केवल 4,20,000 है। मतलब परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से कम है। नेट एसेट वैल्यू 4,50,000, परचेस कंसिडरेशन 4,20,000। तो मैंने अभी आपको बताया कि if the purchase consideration is less than net asset value, ठीक है, then the difference between the amount of purchase consideration and net asset value, या आप ये कह सकते हैं कि excess of net asset value over the amount of purchase consideration should be credited to capital reserve account। यहाँ पे purchase consideration कम है, net asset value ज्यादा है, तो ये नेट एसेट वैल्यू परचेस कंसिडरेशन से जितना ज्यादा है जिसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ नेट एसेट वैल्यू और दी परचेस कंसिडरेशन, इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, नॉट डेबिट। ठीक है, इट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा वो भी मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, अमाउंट टू बी credited to
कैपिटल रिजर्व, और वो अमाउंट होगा 4,50,000, मतलब नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको भी लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। NAV माइनस परचेस कंसिडरेशन, और NAV आया है इनके बिजनेस का 4,50,000 वाई लिमिटेड के बिजनेस का, और परचेस कंसिडरेशन जबकि उससे कम है, वो है 4,20,000। तो 4,50,000 माइनस 4,20,000 रुपीज 30,000, ये 30,000 का अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। ठीक है, चलिए यह तय हो गया कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। अब इसके पश्चात नेक्स्ट कैलकुलेशन किस चीज का होगा, ये जो 4,20,000 का परचेस कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड कंपनी पे करना चाहती है वाई लिमिटेड कंपनी को, ये इश्यू ऑफ शेयर्स के माध्यम से करना चाहती है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इश्यूड बाय एक्स लिमिटेड कंपनी टू वाई लिमिटेड कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4,20,000। रुपीज 4,20,000 का परचेस कंसिडरेशन पे करने के लिए एक्स लिमिटेड कंपनी अपने कितने शेयर्स वाई लिमिटेड कंपनी को इशू करेगी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उसके कैलकुलेशन के लिए मैंने इसके पूर्व के लेक्चर में आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे केस में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस पर शेयर। ठीक है, अमाउंट पेएबल को इशू प्राइस पर शेयर से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आता है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड is equal to amount payable. Amount payable means amount payable by buyer's company to vendor company. ठीक है, amount payable upon issue price of share, या इसे इशू प्राइस पर शेयर भी कहा जा सकता है। इशू प्राइस पर शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस, जो भी अमाउंट पेएबल है बायर कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी को, जो भी अमाउंट पे किया जाना है, जो भी अमाउंट पेएबल है, उस अमाउंट पेएबल को इक्विटी शेयर की इशू प्राइस से अगर डिवाइड किया जाए, अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड मिल जाता है। अब यहां पे देखिए परचेस कंसिडरेशन का रुपीज 4,20,000 पेएबल है, तो अमाउंट पेएबल 4,20,000 और इशू प्राइस। अब देखिए यहाँ दो अलग अलग केसेस है। पहले केस में बताया गया है कि कंपनी शेयर्स एट पार इशू कर रही है। दो अलग अलग केसेस में आपको एडजस्ट करना है। पहले ऐसा मानना है कि कंपनी अपने शेयर यदि एट पार कर रही है, यदि एट पार इशू कर रही है तो किस तरह की एंट्री होगी। तो अब जब कंपनी शेयर्स एट पार इशू करेगी तो उस केस में तो इशू प्राइस जितना फेस वैल्यू है शेयर का उतना ही रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज तो इशू प्राइस भी 10 रुपीज, तो फिर 4,20,000 अपॉन 10। ऐसे केस में 4,20,000 अपॉन 10 यानी कुल 42,000 शेयर्स इशू करेगी कंपनी। लेकिन ये कब, जब शेयर्स एट पार इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इन केस ऑफ इशू एट पार। एट पार इशू किए जा रहे हैं तो 42,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे। और इन केस ऑफ इशू
at premium. In case of issue at premium of 20% per share. यदि शेयर 20% पर शेयर पे इशू किया जा रहा है तो फिर उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना होगा? देखिए उस केस में हम पहले इशू प्राइस देख लेंगे शेयर की। अब इशू प्राइस किस तरह से निकाली जाती है? प्रीमियम शेयर से यदि प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो इशू प्राइस कितनी होती है? इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब एक शेयर का फेस वैल्यू है यहाँ ₹10 और उसका 20% प्रीमियम है। 10 रुपीज का 20% होता है ₹2। तो ₹2 मतलब प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। तो ₹10 प्लस ₹2, इसका मतलब इशू प्राइस हो गई 12 रुपीज। अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, यहां पे भी वही रहेगा 4,20,000, लेकिन इशू प्राइस ऑफ शेयर कितना है? अब इशू प्राइस ऑफ शेयर है यहाँ पे ₹12। 4,20,000 अपॉन 12, तो ये अमाउंट आएगा आपका 35,000। It will be 35,000 shares. इसका मतलब यदि शेयर्स 20% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हो तब एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी को 4,20,000 का परचेस कंसेशन पे करने के लिए 35,000 शेयर्स इशू करेगी, ठीक है। 35,000 शेयर्स इशू करेगी। चलिए, अगर शेयर्स एट पार इशू किए जा रहे हैं तो ओनली 42,000 शेयर्स इशू करेगी। एट प्रीमियम है तो 35,000 शेयर्स इशू करेंगे। चलिए, तो जो भी कैलकुलेशन एंट्रीज के पहले रिक्वायर्ड थे, जरूरी थे, वो हमने कर दिए। अब हम आज के इस क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज आरंभ करेंगे। एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिए किस तरह से मैंने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकाला है, ठीक है। जब शेयर्स एट पार इशू हो रहे हैं तब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। अमाउंट पेबल है 4,20,000 और इशू प्राइस पर शेयर उस केस में 10, तो 4,20,000 अपॉन 10 42,000 शेयर्स। उस केस में 42,000 शेयर्स इशू करेगी एक्स लिमिटेड कंपनी। और इन केस ऑफ इशू एट प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर, उस केस में क्योंकि इशू प्राइस ही 12 रुपीज हो रही है, फेस वैल्यू 10 प्लस ₹2 प्रीमियम 12 रुपीज, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 4,20,000 अपॉन 12, दैट इज 35,000 शेयर। तो फिर इस केस में एक्स लिमिटेड कंपनी 35,000 शेयर्स इशू करेगी। चलिए, अब जर्नल एंट्रीज को आरंभ करते हैं। ये सारे कैलकुलेशन इस लेक्चर के वीडियो में आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाएंगे। देखिए, अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी। हम एक्स लिमिटेड कंपनी मतलब वाई कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रही है, पूरा बिजनेस बाय कर रही है। इसका मतलब वाई लिमिटेड कंपनी के सारे एसेट्स भी ले रही है एक्स लिमिटेड कंपनी और उनकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रही है। अब एक्स लिमिटेड कंपनी यदि वाई लिमिटेड कंपनी के एसेट्स ले रही है तो इसका मतलब वाई लिमिटेड कंपनी के एसेट्स एक्स लिमिटेड कंपनी के पास आ रहे हैं और एसेट्स रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। एसेट्स रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं और रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं
उनके अकाउंट्स डेबिट को, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब यहाँ पे जब वाई लिमिटेड कंपनी के एसेट्स एक्स लिमिटेड कंपनी के पास आ रहे हैं, तो जो जो एसेट्स वाई लिमिटेड कंपनी के आ रहे हैं एक्स लिमिटेड कंपनी के पास, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अप्लाई करते हुए एक्स लिमिटेड कंपनी उन सारे एसेट्स के अकाउंट को अलग अलग डेबिट करेगी। ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी अपने बुक्स में वाई लिमिटेड कंपनी से मिलने वाले सारे एसेट्स के अकाउंट अलग अलग डेबिट करेगी। जैसे कौन कौन से एसेट मिल रहे हैं? फर्नीचर मिल रहा है, फर्नीचर कितने का आ रहा है वाई लिमिटेड कंपनी का एक्स लिमिटेड कंपनी के पास? 1 लाख का। तो फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। उसके बाद मशीनरी भी आ रही है, मशीनरी कितने की आ रही है? मशीनरी मिल रही है 2,50,000 की, तो मशीनरी अकाउंट भी डेबिट करना होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000। इसके अलावा स्टॉक भी मिल रहा है एक्स लिमिटेड कंपनी को, वाई लिमिटेड कंपनी का 75,000 का स्टॉक मिल रहा है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 75,000। साथ ही डेटर्स भी मिल रहे हैं वाई लिमिटेड कंपनी के, तो फिर डेटर्स अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट, और डेटर कितने के हैं? 1,25,000। अब ये क्वेश्चन से संबंधित कैलकुलेशन जब हम जनरल वर्किंग नोट में कर रहे थे, तब हम देख चुके कि इस क्वेश्चन में जो परचेस कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी को पे करने जा रही है रुपीज 4,20,000, वो वाई लिमिटेड कंपनी के बिजनेस के नेट एसेट वैल्यू से कम है 30,000 रुपीज। और जब कभी भी परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से कम होता है, तो ऐसे समय में एक्सेस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ओवर द परचेस कंसिडरेशन, मतलब परचेस कंसिडरेशन से नेट एसेट वैल्यू जितना ज्यादा है उस अमाउंट को एक्सेस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ओवर द परचेस कंसिडरेशन, ये अमाउंट बायर कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करती है। हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे तभी इस कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे कि इस क्वेश्चन में हमें 30,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना है, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट वैल्यू से 30,000 रुपीज कम है, तो 30,000 कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना है, ये पहले ही तय हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में अब हम पहले कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 30,000 से। ठीक है, तो देखिए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 30,000, और इसके पश्चात अब एक्स लिमिटेड कंपनी जब वाई लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस बाय कर रही है, तो उनके एसेट्स टेक ओवर करने के साथ साथ उनकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रही है। अब एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी की लायबिलिटीज ले रही है अपने ऊपर। इसका मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी खुद की लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, खुद की लायबिलिटीज को बढ़ा रही है। और लायबिलिटीज अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल जो मैंने बताया था कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है उसमें लायबिलिटीज अकाउंट के डेबिट क्रेडिट का रूल बताया गया है डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट किया जाता है। एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी की भी लायबिलिटीज अपने पर ले रही है, ठीक है, दूसरे की लायबिलिटीज टेक ओवर कर रही है, तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी अपनी लायबिलिटीज बढ़ा रही है। कौन कौन सी लायबिलिटीज ले रही है वाई लिमिटेड कंपनी से एक्स लिमिटेड कंपनी? देखिए एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स ले रही है 62,500 के। अब यदि वाई लिमिटेड कंपनी के 62,500 के क्रेडिटर एक्स लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी है। यदि क्रेडिटर नामक लायबिलिटी एक्स लिमिटेड कंपनी की इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करना होगा, क्योंकि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्रेडिटर नामक लायबिलिटी अगर एक्स लिमिटेड कंपनी की इंक्रीज हो रही है वाई लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स टेक ओवर करने के कारण, तो फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। ठीक है, क्रेडिटर नामक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो
तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कितने से? एक्स लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स कितने से बढ़ जाएंगे? जितने वाई लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर टेक ओवर किए जा रहे हैं उतने अमाउंट से एक्स लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट को उसी अमाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे जितने वाई लिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर्स की वैल्यू है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट और वो है 62,500। तो क्रेडिटर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 62,500 से। अब वाई लिमिटेड कंपनी की एक और लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है एक्स लिमिटेड कंपनी और वो है बिल्स पेबल। अब वाई लिमिटेड कंपनी के बिल्स पेबल यदि एक्स लिमिटेड कंपनी टेक ओवर करता है, इसका मतलब एक्स लिमिटेड कंपनी अपनी बिल्स पेबल नामक लायबिलिटी को भी बढ़ा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, दूसरों की लायबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है, मतलब अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है। यहाँ पे एक्स लिमिटेड कंपनी की बिल्स पेबल नामक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर बिल्स पेबल अकाउंट में क्रेडिट करो। कितने से? वाई लिमिटेड कंपनी के बिल्स पेबल का जो अमाउंट है उतने अमाउंट से हमें एक्स लिमिटेड कंपनी के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट और वाई लिमिटेड कंपनी के जो बिल्स पेबल एक्स लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है उनका अमाउंट है 37,500। तो उसको हम बिल्स पेबल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 37,500। चलिए, अब इसके बाद ये जो वाई लिमिटेड कंपनी है जिनका बिजनेस एक्स लिमिटेड कंपनी बाय कर रही है, इनको जो परचेस कंसिडरेशन पे किया जाना है एक्स लिमिटेड कंपनी की ओर से ₹4,20,000। जब तक एक्स लिमिटेड कंपनी इस 4,20,000 के परचेस कंसिडरेशन के पेमेंट के लिए वाई लिमिटेड कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं करती, तब तक ऐसा मानना पड़ेगा कि वाई लिमिटेड कंपनी का एक्स लिमिटेड कंपनी पे 4,20,000 रुपीज उधार है। और यदि हमारे बिजनेस पे किसी का उधार होता है अमाउंट, किसी से हम कोई चीज क्रेडिट पे बाय करते हैं या कोई पैसा उधार लेते हैं, हम पे अगर उधारी होती है तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम कुछ उधार ले रहे हैं, जिनके यहाँ पे उधारी है, उनका एक पर्सनल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट गिवर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी का पूरा बिजनेस बाय कर रही है और जब तक मैंने जैसा बताया कि जब तक परचेस कंसेशन के रूप में उनको इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करती एक्स लिमिटेड कंपनी, तब तक ऐसा ही मानना पड़ेगा कि वाई लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस एक्स लिमिटेड कंपनी ने लिया है उसका परचेस कंसेशन का अमाउंट एक्स लिमिटेड कंपनी पे उधार है। तो एक्स लिमिटेड कंपनी को अपने बुक्स में वाई लिमिटेड कंपनी का एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट। और वाई लिमिटेड कंपनी क्योंकि इस केस में गिवर है, एक्स लिमिटेड कंपनी की दृष्टि से वाई लिमिटेड कंपनी गिवर है क्योंकि वाई लिमिटेड कंपनी ने अपना बिजनेस एक्स लिमिटेड कंपनी को दे दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब वाई लिमिटेड कंपनी गिवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट गिवर। तो एक्स लिमिटेड कंपनी के लिए यदि वाई लिमिटेड कंपनी गिवर है तो हम क्रेडिट गिवर का रूल अप्लाई करते हुए एक्स लिमिटेड कंपनी के बुक में वाई लिमिटेड कंपनी के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट और कितने अमाउंट से? जितना परचेस कंसेशन का अमाउंट है 4,20,000। तो देखिए अब ये कंप्लीट एंट्री कैसी हो गई। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 75,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,25,000, to capital reserve account 30,000, to creditors account 62,500, to bills payable account 37,500, to Y limited companies account 4,20,000। देखिए अब इसका डेबिट क्रेडिट जो है वो भी टैली हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट की टोटल टैली हो रही है, इसका मतलब ये एंट्री करेक्ट है। और इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग
running business purchase from Y लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई आपकी एक्स लिमिटेड कंपनी के बुक्स में। बिजनेस बाय करते समय उन्होंने वाई लिमिटेड कंपनी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर की है उससे संबंधित एंट्रीज। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब इसके बाद अगली एंट्री, जब एक्स लिमिटेड कंपनी वाई लिमिटेड कंपनी को बिजनेस कंसिडरेशन के पेमेंट के रूप में इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी, उससे संबंधित एंट्री कैसी होगी? देखिए, उस समय हम ऐसा मानेंगे कि एक्स लिमिटेड कंपनी अब जब वाई लिमिटेड कंपनी को शेयर्स दे रही है, शेयर्स इश्यू कर रही है, तो वाई लिमिटेड कंपनी तो रिसीवर है, क्योंकि अब इस समय वाई लिमिटेड कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी से शेयर्स ले रही है। ठीक है, वाई लिमिटेड कंपनी इज रिसीविंग शेयर्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड कंपनी, तो एक्स लिमिटेड कंपनी की दृष्टि में तो वाई लिमिटेड कंपनी अब रिसीवर है, और हम एक्स लिमिटेड कंपनी के बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। उनके लिए वाई लिमिटेड कंपनी रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रोल है डेबिट दी रिसीवर, तो हम वाई लिमिटेड कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कितने अमाउंट्स हैं, जितने अमाउंट के शेयर इशू किए जा रहे हैं, जो परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है 4,20,000, उतने अमाउंट से हम वाई लिमिटेड कंपनी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट डेबिट फॉर दैट 20,000। अब क्रेडिट क्या करेंगे, मैं इसके पूर्व के लेक्चर में बता चुका हूं, अब उसके बारे में फिर से विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं समझता। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, कोई भी कंपनी, चाहे वो कैश के बदले में शेयर्स इशू करे, ठीक है, या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले में नहीं, किसी से कोई एसेट बाय करे या किसी का कोई पूरा बिजनेस बाय करे और उसके बदले में शेयर्स इशू करे। शेयर्स जब भी इशू करेगी कंपनी, शेयर्स इशू करने वाली कंपनी अपने अकाउंट बुक में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगी। ठीक है, जब भी शेयर्स इशू करेगी कोई भी कंपनी, वो कंपनी अपने अकाउंट बुक में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ एक्स लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू कर रही है वाई लिमिटेड कंपनी को, और हम देख चुके कि जब शेयर्स एट पार इशू हो रहा है उस केस में 42,000 शेयर्स इशू करना पड़ रहा है एक्स लिमिटेड कंपनी को। अब 42,000 शेयर्स के फेस वैल्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना होगा। जब भी शेयर इशू होते हैं, शेयर्स का फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। 42,000 शेयर्स का फेस वैल्यू हो रहा है 42,000 इंटू ₹10, क्योंकि एक एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, तो 42,000 शेयर्स का हो गया 42,000 इंटू 10, 4,20,000, मतलब जितना परचेस कंसिडरेशन का अमाउंट है उतना ही अमाउंट, उतने अमाउंट से हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं 42,000 शेयर्स, उनका फेस वैल्यू भी इतना ही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,20,000, और उसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज, being purchase consideration discharge by issue of 42,000 shares of rupees 10 each। देखिए एंट्री कैसी हो रही है, वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,20,000, उसका नरेशन हो रहा है बीइंग परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ
42,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। अब ये एंट्री केस 1 में हुई है, जिस केस में शेयर्स एट पार इश्यू हो रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं केस नंबर 1, ठीक है, केस 1, ये एंट्री केस 1 में हो रही है। अब केस 2 में ये एंट्री कैसी होगी, जब शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किए जा रहे हैं। तो शेयर्स यदि प्रीमियम पे है तो एक्स लिमिटेड कंपनी या वाई लिमिटेड कंपनी को शेयर्स इश्यू करेगी, ठीक है। उस समय कैसी एंट्री होगी, यदि शेयर्स 20% प्रीमियम पे है, केस 2, ठीक है। देखिए केस 2 में कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर रही है, ये हम पहले देख चुके हैं वर्किंग नोट में। क्योंकि शेयर्स 20% प्रीमियम पे है तो वहां नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यू केवल 35,000 शेयर्स आ रहा था। उस केस में एक्स लिमिटेड कंपनी केवल 35,000 शेयर इश्यू कर रही है। जो भी हो, एक्स लिमिटेड कंपनी 35,000 शेयर्स वाई लिमिटेड कंपनी को दे रही है। यानी अगेन वाई लिमिटेड कंपनी तो रिसीवर है, वो एक्स लिमिटेड कंपनी से शेयर्स रिसीव कर रही है, डेबिट रिसीवर, ठीक है। डेबिट रिसीवर का रूल अप्लाई करते हुए हम वाई लिमिटेड कंपनी को अगेन इस एंट्री में भी डेबिट करेंगे, ठीक है। वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट डेबिट, और अमाउंट उतना ही, भले कंपनी 30 एक्स लिमिटेड कंपनी अब 35,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन एक एक शेयर का इशू प्राइस 12 रुपीज होने के कारण उनका वैल्यू तो उतना ही होगा, 4,20,000, ठीक है। तो वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट डेबिट 4,20,000, मतलब जितना परचेस कंसिडरेशन था। लेकिन अब जब शेयर्स एट पार इश्यू हो रहे थे तब तो हमने ये वाई लिमिटेड कंपनी अकाउंट को 4,20,000 से डेबिट करके पूरा 4,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि वहां शेयर्स एट पार इश्यू हो रहे थे, 42,000 शेयर्स इश्यू हो रहे थे, और जितने शेयर इश्यू हो रहे हैं उनका फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। वहां शेयर्स 42,000 शेयर इश्यू, वहां 42,000 शेयर इश्यू हो रहे थे, एक एक का फेस वैल्यू 10 रुपीज था, तो 42,000 इंटू 10 पूरा 4,20,000 वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था। जितना वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट में डेबिट करना था उतने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी करना था। पर यहाँ पे वाई लिमिटेड कंपनीज अकाउंट को तो हम 4,20,000 से डेबिट कर रहे हैं, लेकिन ये एंटायर 4,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में एक्स लिमिटेड कंपनी केवल 35,000 शेयर इशू कर रही है। आप पहले कैलकुलेशन में देख चुके हो। अब यदि केवल 35,000 ही शेयर इशू किए जा रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जितने शेयर इशू किए जा रहे हैं उनकी फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। यदि शेयर्स केवल 35,000 इशू किए जा रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 35,000 शेयर्स के फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, और फेस वैल्यू पर शेयर है 10, तो 35,000 शेयर्स का फेस वैल्यू हो जाएगा 35,000 इंटू 10, जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसका अमाउंट कितना होगा 35,000 शेयर्स इंटू रुपीज 10, 3,50,000, 3,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब आप जानते हो कि जब भी शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू होते हैं तो प्रीमियम का जो अमाउंट है, वो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, वो सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यहां हर शेयर 2 रुपीज प्रीमियम पे है, और कल 35,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो जो 35,000 शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट है 35,000 इंटू रुपीज 70,000, वो हमें सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो उसको हम सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट 70,000, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे होगी देख लीजिए।
Y Limited company's account debit for that 20,000 will be share capital account 3,50,000 to secondary premium account 70,000. ये जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहा है उस समय इशू ऑफ शेयर की एंट्री होगी, ठीक है। और इसका नरेशन being purchase consideration discharge by issue of या by issuing 35,000 shares of rupees 10 each at 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए ये आज के क्वेश्चन के सारे एंट्रीज हो गए, ठीक है। और आज का क्वेश्चन यहाँ पे आप समाप्त होता है, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के टॉपिक में जनरल एंट्रीज काफी कम होती है। तो आज के इस क्वेश्चन में इतनी एंट्रीज थी और वो सारी एंट्रीज अब हो चुकी है। अब आज का ये क्वेश्चन हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।